इस सेगमेंट में हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क की एक बार फिर से हुई बेइज्जती की। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हर मंच पर खुद को पीस मेकर बताता है, लेकिन अपने ही घर में शांति का पता आज तक ढूंढ नहीं पाया। जिस पाकिस्तान की खुद की सरहदें सुरक्षित नहीं, वो दुनिया को मध्यस्थता का पाठ भी पढ़ाने निकला है। जिस देश का नाम आते ही आतंकवाद, अस्थिरता और दोहरे खेल की तस्वीरें उभरती हो, वो अगर दो बड़े और ताकतवर देशों के बीच मध्यस्थता कराने चले तो सवाल तो उठना लाजमी है। और अब जरा सोचिए, जिस मुल्क की साख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार सवालों में रही हो, जिसके दामन पर भरोसे से ज्यादा शक के दाग हो, वो अगर कहे कि हम सुलह करवाएंगे तो दुनिया हंसेगी नहीं तो और क्या करेगी। दुनिया को मध्यस्थता सिखाने वाले ये लोग खुद तो कभी किसी का भरोसा नहीं जीत पाए, ना तो भारत के साथ, ना अफगानिस्तान के साथ, और अब तो उनके अपने दोस्त भी उन्हें ठुकरा रहे हैं। ईरान के सांसद इब्राहिम रेज़ई ने पाकिस्तान को खुलकर झाड़ लगा दी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान मध्यस्थ बनने के लायक ही नहीं। रेज़ई ने कहा कि इस्लामाबाद के पास ना तो निष्पक्षता है, ना ही मध्यस्थता की जरूरी विश्वसनीयता। उन्होंने पाकिस्तान को अमेरिकी हितों का पक्षधर तक बता दिया है। पाकिस्तान हमारा एक अच्छा दोस्त और पड़ोसी है, लेकिन बातचीत के लिए वो एक उपयुक्त मध्यस्थ नहीं है, और उसमें मध्यस्थता के लिए जरूरी विश्वसनीयता की भी कमी है। वो हमेशा ट्रंप के हितों का ध्यान रखते हैं और अमेरिकियों की इच्छा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। उदाहरण के लिए, वो दुनिया को ये बताने को तैयार नहीं है कि अमेरिका ने पहले पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गया। वो ये भी नहीं कहते हैं कि लेबनान के मुद्दे पर या रोकी गई संपत्तियों के संबंध में अमेरिकियों ने कुछ वादे किए थे, लेकिन उन्हें पूरा करने में वो नाकाम रहे। एक मध्यस्थ को निष्पक्ष होना चाहिए, ना कि हमेशा किसी एक पक्ष की ओर झुका हुआ। वो कहते हैं ना कि ना माया मिली ना राम। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थ बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन ईरान ने अब खुद कह दिया कि पाकिस्तान इसके लायक ही नहीं। ये वही पाकिस्तान है जो हर मौके पर इस्लामी भाईचारा का राग अलापता है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो अमेरिका के आगे सिर झुका लेता है। अब ईरान जैसे देश को भी यह बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान मध्यस्थ नहीं बल्कि सिर्फ मैसेंजर बन सकता है, और वो भी बिना क्रेडिबिलिटी के। यह बयान ईरान अमेरिका के बीच चल रही बातचीत के बीच आया है। इब्राहिम रेज़ई ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता हैं। ऐसे में उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह एक तरह से ईरान का आधिकारिक पक्ष है, इसीलिए आपको इस बयान के मायने भी जरूर समझने चाहिए। रेज़ई ने साफ कहा कि मध्यस्थ को पूरी तरीके से निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की तरफ झुकाव रखता है, इसीलिए वो विश्वसनीय मध्यस्थ नहीं बन सकता, यानी उसमें मध्यस्थता के लिए निष्पक्षता की कमी है। पाकिस्तान के अधिकारी हमेशा डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हैं। अमेरिकियों की मर्जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। इससे ईरान को लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका का पक्ष ले रहा है। पाकिस्तान के पास मध्यस्थता करने के लिए जरूरी क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता नहीं। अच्छा पड़ोसी और दोस्त होने के बावजूद वो बातचीत का विश्वसनीय जरिया नहीं बन सकता। तो बयान में यह इशारा है कि पाकिस्तान अमेरिका के प्रस्तावों को स्वीकार करने के बाद भी जब अमेरिका अपना वादा तोड़ता है, तब भी पाकिस्तान चुप रहता है या अमेरिका की आलोचना नहीं करता। यानी रेज़ई ने सीधे सीधे पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पर सवाल खड़े किए। ईरान जैसे देश द्वारा सार्वजनिक रूप से अमेरिका का पक्षधर बताए जाने से पाकिस्तान की क्षेत्रीय कूटनीति और इस्लामी भाईचारे की छवि को ठेस पहुंच सकती है, यानी इससे पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा यह बयान ईरान की सख्ती का भी संकेत है। यह ईरानी संसद के उन हार्डलाइनर नेताओं का रिप्रेजेंटेशन है जो पाकिस्तान की मध्यस्थता पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते हैं। और संक्षेप में बयान का मुख्य मतलब आप समझिए कि पाकिस्तान ना तो निष्पक्ष है, ना ही भरोसेमंद। इसीलिए ईरान उसे ईरान अमेरिका वार्ता का मध्यस्थ मानने को तैयार नहीं। तो साफ है कि ईरान पाकिस्तान को सिर्फ दोस्त पड़ोसी के रूप में देखना चाहता है, ना कि मध्यस्थ के रूप में। इससे यह भी हो सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच ठप पड़ी बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका अब और कमजोर हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को छोड़कर ओमान जैसे दूसरे देशों के माध्यम से अमेरिका से बात कर सकता है। और इसके संकेत मिलते ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के ओमान दौरे से अराक्ची ने ओमान के विदेश मंत्री अल बुसैदी के साथ मुलाकात की
अपने 18 घंटे के दौरे में अरागची ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से भी मिले। जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात में दोनों देशों ने मध्य पूर्व में युद्ध विराम, क्षेत्रीय शांति और हॉर्मुज पर बातचीत की। इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान अब पाकिस्तान को छोड़ ओमान के जरिए अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता ढूंढ रहा है। ओमान से लौटने से पहले उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री, तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से भी फोन पर बात की। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 24 घंटे में 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया। अरागची रविवार शाम दोबारा इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इससे एक दिन पहले भी उन्होंने असीम मुनीर और शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। इस दौरान ईरान ने अपनी चिंताएं और मांगों की बाकायदा एक सूची पाकिस्तान को दी, जिसे आगे अमेरिका तक पहुंचाया जाना था, लेकिन मामला उस वक्त अटक गया जब डोनाल्ड ट्रंप के दखल के बाद अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद के लिए रवाना ही नहीं हुआ। इस पर अरागची ने कहा, अब यह साफ नहीं है कि अमेरिका सच में बातचीत को लेकर गंभीर है या नहीं। माना यह जा रहा है कि आज अरागची रूस पहुंचे, जहां वो राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि इस बैठक में मुख्य रूप से किस मुद्दे पर चर्चा होगी। क्या ये और सैन्य मदद, हथियार या तकनीकी सहयोग की बातचीत होगी, या फिर ईरान के समृद्ध यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रमों जैसे संवेदनशील एजेंडे पर कोई रास्ता यहां से निकाला जाएगा। जब मध्यस्थता की प्रक्रिया में पाकिस्तान की एंट्री हुई थी तो उसने इसे खूब भुनाया, लेकिन 2 बार वार्ता रद्द होने के बाद अब पाकिस्तान पूरी तरीके से बैकफुट पर है। पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं। पूरे मामले में सबसे ज्यादा भद्द तो सेना प्रमुख आसिम मुनीर की पिट रही है, क्योंकि मुनीर ही इस पहल के अगुआ थे। दोनों देशों के बीच मध्यस्थ बनना पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गया है। इस प्रक्रिया की वजह से पाकिस्तान को 3 बड़े नुकसान उठाने पड़े। ये नुकसान पैसे, दोस्ती और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। पीस डील के फेल होने से पाकिस्तान की कूटनीतिक ताकत का पता चल गया। यह साफ हो गया कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न होने के बावजूद किसी देश पर दबाव नहीं डाल सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ बनने के फेर में पाकिस्तान ने यूएई जैसे देशों को खो दिया। दरअसल यूएई चाहता था कि समझौते के बारे में पाकिस्तान उसे भी विश्वास मिले, लेकिन पाकिस्तान ने यूएई के पक्ष को दरकिनार कर दिया। इसके कारण यूएई पाकिस्तान से काफी नाराज है। सीज फायर में कूदने की वजह से पाकिस्तान को पैसे का भी नुकसान हुआ। यूएई ने पाकिस्तान में अपना पैसा वापस मांग लिया। इसके कारण पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ $20 बिलियन ही बचा है। फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर की कमी के कारण अब पाकिस्तान पर आईएमएफ का दबाव बढ़ सकता है। यूएई और पाकिस्तान के बीच औसतन $10 बिलियन का व्यापार होता है। पाकिस्तान के हजारों लोग यूएई में रहते हैं। अब इन लोगों को वापस पाकिस्तान में लौटने का दबाव इन पर बन सकता है। पिछले हफ्ते आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया। 48 घंटे तक मुनीर ने ईरान के नेताओं के साथ मीटिंग की और इसके बावजूद ईरान ने बातचीत के लिए अपना डेलीगेशन नहीं भेजा। दूसरी तरफ मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की थी। मुनीर ने ट्रंप से हॉर्मुज के बाहर की नाकेबंदी को खत्म करने की अपील की थी। ट्रंप ने भी इसे नहीं माना, यानी दोनों में से किसी भी देश ने उसकी बात नहीं मानी। इसीलिए हमने कहा था कि पाकिस्तान को न माया मिली न राम। ज्यादा तेज बनने के चक्कर में वो दोनों तरफ से गया। इस बीच भारत सरकार ने जानकारी दी है कि ईरानी कोस्ट गार्ड ने 25 अप्रैल को ओमान के शिनास आउटर पोर्ट के पास टोगो झंडे वाले केमिकल टैंकर MT सिरोन पर फायरिंग की थी। जहाज पर 12 भारतीय क्रू सदस्य मौजूद थे। यह फायरिंग चेतावनी के तौर पर की गई थी। पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के मुताबिक सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी भारतीय झंडे वाले जहाज को इस घटना से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सरकार ने बताया कि हालात पर नजर रखी जा रही है और फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उसके पास युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 3 दिन है, नहीं तो उसकी तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पाता तो पाइपलाइन में दबाव बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तेल को जहाजों या स्टोरेज टैंकों में भेजने का रास्ता बंद है और उस पर नाकेबंदी लगी हुई है। उन्होंने दावा किया कि जब तेल का बहाव अचानक रोकना पड़ता है तो पाइपलाइन के अंदर दबाव बनता है
और तकनीकी और प्राकृतिक कारणों से वो फट भी सकता है। ट्रंप के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो पाइपलाइन को पहले जैसी हालत में दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन होगा और उसकी क्षमता काफी घट जाएगी।